आज मार्केट में तेज उतार चढ़ाव भी है। करीब 88 पॉइंट के साथ 19,544 पर निफ्टी कामकाज कर रहा है और 44,500 के आसपास बैंक निफ्टी पहुंच गया है। और मिड कैप में हरे लाल के बीच में जंग है, लेकिन अभी 50 पॉइंट नीचे यहाँ पे है और बाजार पे ऊपरी स्तर पे बिकवाली का असर देखने को मिल रहा है। आज के मेहमान है मानस जायसवाल। मानस, एक्सपायरी का असर है या पॉलिसी के बाद थोड़ा सा ट्रेडर्स शॉर्टिंग की तरफ जा रहे हैं या पोजीशन कम कर रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, थोड़ा तो हाई लेवल पे रेजिस्टेंस मिला है निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी को मुश्किल हो रहा है 19,600 650 के लेवल्स को ब्रीच करने के लिए। और देखिए, अब 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपको फाइनेंशियल निफ्टी की अगर पैटर्न देख ली तो वहां पर निगेटिविटी दिखती है, तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा और 19,400 तक के स्तर निफ्टी में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ा कॉशियस रहिए और आप खरीदारी केवल 19,650 के ऊपर करेंगे। ओके, 19,650 के ऊपर खरीदारी करनी। और बैंक निफ्टी में भी सेम व्यू रहेगी? बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर लग रहा है? बैंक निफ्टी ज्यादा कमजोर लग रहा है। देखिए, बैंक निफ्टी में तो मेरा समझना है कि शॉर्ट कॉल लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अब शायद आपको 44,000 या 43,900 तक के भाव भी देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आपको एक ट्रेड लेना होगा तो बैंक निफ्टी के फ्यूचर में आप एक शॉर्ट कॉल ले सकते हैं। पोजीशन शॉर्ट लेना चाहिए 44,950 के स्टॉप लॉस से आप एक सेल कॉल ले सकते हैं, जहां आपके टारगेट 44,000 के आसपास के रहेंगे। ओके, मानस, मणप्पुरम फाइनेंस 145-50 के ऊपर निकल रहा है और इसमें लगातार एक ऊपर की साइड का ट्रेंड बना हुआ है। कोई टारगेट दिखते हैं क्या आपको इमीडिएटली, कहाँ तक ये रैली चलेगी? बिल्कुल, देखिए, जो ट्रेंड है वो बहुत पॉजिटिव है। हाई टॉप्स हाई बॉटम्स लगातार चार्ट्स को देख रहे हैं और देखिए, ध्यान रखिए मंथली चार्ट पे जिस तरह के पैटर्न डेवलप हो रहे हैं, नीरज जी, मेरा मानना है कि कम से कम आपको 160 165 तक के स्तर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर अब क्योंकि ऑलरेडी हमने रैली देख ली, तो आप 1 से 2 दिनों का ट्रेड ना लें। बेहतर रहेगा कि कभी कोई करेक्शन देखने को मिले तो 134 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 160 और उसके बाद 175 तक के टारगेट आपको मणप्पुरम में देखने को मिल सकते हैं। तो ये प्रीवियस हाई अपना टच करेगा लग रहा है इस बार? प्रीवियस हाई तो बहुत बड़ा है। प्रीवियस हाई तो मेरे ख्याल से 220 के आसपास है मणप्पुरम का। वहां तक नहीं जाएगा? वहां तक अभी कहना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा जल्दी है। बट हाँ, 170 175 तक के स्तर लगते हैं, क्योंकि वो जो पूरा क्रैक हमने देखा था उसको 50% या 61.80% करेक्ट कर सकता है। इसीलिए मेरा टारगेट जो है वो 175 के आसपास के लिए। अच्छा मानस, फार्मा में रैली चली है, कुछ सिलेक्टेड स्टॉक में बहुत ज्यादा चली है, जिसमें से एक डॉक्टर रेड्डीज है। ये मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम पे अभी भी खड़ा है, लेकिन क्या इस लेवल पे किसी को लॉन्ग करना चाहिए? क्योंकि मतलब 48-49 से अभी 5800 आ गया, 1000 रुपये चल चुका है। अभी भी दमखम बाकी है इसमें क्या? देखिए, बिल्कुल दमखम बाकी है। देखिए, 2 स्टॉक फार्मा में अभी भी ऐसा लग रहा है कि दोनों स्टॉक में स्ट्रेंथ है, एक औरो फार्मा और दूसरा डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज ने तो कल ही पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट है, जिसके टारगेट 6100 के आसपास के आते हैं। तो आज जो डॉक्टर रेड्डीज में करेक्शन देखने को मिल रहा है, मेरे हिसाब से तो इस करेक्शन पे खरीदारी करनी चाहिए। 5740 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए। 6000 और उसके ऊपर 6100 तक के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे आपको डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिल सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट में क्या आपकी राय है? देखिए, जी ने तो अगर आप पैटर्न देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर भी रिवर्सल के साइन दिए हैं। अब डेली चार्ट पे हाई टॉप हाई बॉटम बनने लगे हैं, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पर आज जो इंटरडे में करेक्शन देखने को मिल रहा है उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। 225 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है पोजिशनली, और ऊपर की तरफ 275 के टारगेट सेट करना है। ओके मानस, इवेंट से पहले चार्ट में कुछ दिखने लगता है क्या पैटर्न? सॉरी, मैं सुन नहीं पाया आपकी कह रहा हूँ, जैसे कोई इवेंट होता है किसी स्टॉक स्पेसिफिक, तो उसका कुछ चार्ट में अंदाजा लगता है कि ये कुछ होने वाला है, ऐसा लग रहा है? देखिए, बहुत बार, ये तो नहीं मैं बोल सकता कि 100% ऐसा होता ही होता है, लेकिन बहुत बार आपको चार्ट डिस्काउंट करते हुए दिखते हैं। अगर आप बहुत सारे केसेस देख लीजिए जहां पर रिजल्ट अच्छे आने वाले होते हैं, तो बहुत बार आप देखेंगे कि ब्रेकआउट स्टॉक दे के खड़ा हुआ है और जब रिजल्ट आता है तो हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है। तो ये जो रिजल्ट्स होते हैं या तो इवेंट्स होते हैं, बहुत बार आपको चार्ट्स पे डिस्काउंट होते हुए दिखते हैं। ओके, तो ये इसलिए मैंने पूछा क्योंकि न्यूज ड्रिवन काउंटर है जी एंटरटेनमेंट, इसलिए हमने सवाल पूछा। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज में 6100 6100 के टारगेट है, 5740 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें अभी बाइंग की जा सकती है। बहुत स्ट्रांग दिख रहा है स्टॉक। मानस, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और बातचीत करने के लिए। चलिए, अब एक बहुत ही ज़रूरी इंटरव्यू आपको सुनाते हैं। दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में डेटा प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दी गई है, पास हो चुका है। टेलीकॉम और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव
ने कहा है कि इंडस्ट्री के साथ लंबी बातचीत के बाद लैपटॉप, टैब जैसे आईटी हार्डवेयर के इंपोर्ट पर रोक लगाई गई है, जो कि अभी 3 महीने तक इम्प्लीमेंटेशन पे मुलतवी है। और साथ ही साथ डेटा प्रोटेक्शन बिल और तमाम ऐसे मुद्दे जैसे अनचाही कॉल्स वगैरह, इन पे क्या हो सकता है, आगे क्या करने वाली सरकार, इस सब पे बातचीत की हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने। आइए सुनते हैं अश्विनी वैष्णव जी की एक्सक्लूसिव बातचीत। आपकी हमारी बेहद गोपनीय जानकारी, निजी जानकारी, जिसको हम लोग सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं, जाने अनजाने में जब वो सार्वजनिक हो जाती है तो बड़ी परेशानी होती है। अब ये परेशानी नहीं होगी क्योंकि सरकार ने पर्सनल डेटा डिजिटल प्रोटेक्शन बिल को पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। काफी लंबे समय से इस बिल को तैयार किया गया था। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हमारे साथ हैं खुद अश्विनी वैष्णव जी, जो कि आईटी मिनिस्टर भी हैं, टेलीकॉम मिनिस्टर भी हैं और रेल मिनिस्टर भी हैं। लेकिन आज हम लोग, मुझे लगता है, डेटा प्रोटेक्शन बिल पर खास फोकस करेंगे, आईटी और टेलीकॉम मिनिस्टर होने के नाते। सर, आपका स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि इतने हंगामेदार सत्र के बीच आपने इस बिल को पारित करा लिया। और मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि इस बिल में सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आम लोगों की निजी जो प्राइवेसी है उसको बरकरार रखा जाए और डिजिटल डेटा की जो जरूरत है बिजनेसमैन के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, उसको भी जरूरत को पूरा किया जाए। तो इस में कैसे आपने बैलेंस बैठाया इस पूरे बिल में? देखिए, आज 140 करोड़ देशवासी डिजिटल के माध्यम से बहुत सारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया को देश के कोने कोने में, देश के जन जन के पास पहुंचाया है, उसमें इस डेटा प्रोटेक्शन के, पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन के बिल की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी को। उनके नेतृत्व में एक रोबस्ट लेजिस्लेशन बना है जिससे हमारे 140 करोड़ देशवासियों के पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन का एक मजबूत लीगल फ्रेमवर्क आज बना है। ये पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन का लीगल फ्रेमवर्क की जब हम बात करते हैं तो आम लोगों के मन में एक सवाल उठता है। पहला सवाल तो वही उठता है कि हमारे पास जितने सारे मोबाइल नंबर सबसे ज्यादा सार्वजनिक हो जाते हैं, जिसको हम देना नहीं चाहते वहां भी पहुंच जाते हैं, तो क्या इस बिल के लागू होने के बाद अनचाही कॉल से छुटकारा मिल जाएगा? बहुत सारी चीज़ों में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। जितनी भी संस्थाएं, जितनी ऐप्स हैं, जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, वो किस तरह से नागरिकों के पर्सनल डेटा को संरक्षित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, कैसे उसको प्रिजर्व करते हैं, कैसे उसको प्रोसेस करते हैं, कैसे शेयर करते हैं, उन सब में एक बड़ा परिवर्तन आएगा। तो इस बिल के कानून बनने से और लागू होने के बाद में बहुत सारी कई तरह की जो ऐसी समस्याएं थी वो समाप्त होएगी। मिसाल के तौर पर बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर में जो हमारे डेटा चले जाते हैं, कई बार गोपनीय जानकारी, बैंक अकाउंट डेटा, बैंक अकाउंट नंबर, पैन नंबर चले जाते हैं, आधार चले जाते हैं, तो इन सब पर भी रोक लगी। क्या मान के चलो जब तक हम ना चाहें तब तक ये डेटा हमारा सुरक्षित रहेगा, हमारे पास रहेगा? बिल्कुल। डेटा प्रोटेक्शन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, पर्पस लिमिटेशन, यानी जिस उद्देश्य के लिए चाहिए उसी उद्देश्य के लिए यूज करें। दूसरा, जिस पर्पस के लिए लिया गया और जितना चाहिए उतना ही डेटा ले। तीसरा, जैसे ही वो पर्पस खत्म हो तब उसको डिलीट कर दिया जाए। एक्यूरेसी, डेटा मिनिमाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, रीजनेबल सेफगार्ड्स, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कानून बनाया गया। इसमें ये सारी बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे एक चीज आपसे आश्वासन चाहिए कि इस बिल को लागू करने के बाद जो अथॉरिटी, जो बोर्ड बनाया जाएगा, वो इसको पुख्ता तरीके से लागू कर पाएगी। तो इसमें एक सवाल मेरे मन में उठता है कि ये कब तक लागू होगा, बोर्ड कब बनेगा, इसकी कोई टाइमलाइन आपने तय किया है? आपने बहुत तेजी से इम्प्लीमेंटेशन पे काम चल रहा है। पूरा इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल बाय डिज़ाइन होगा। दूसरा, 4 लेवल्स पे लोगों को अपनी ग्रीवेंस रिड्रेसल करने का मौका मिलेगा। एक तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ग्रीवेंस का रिड्रेसल मैकेनिज्म, फिर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, उसके ऊपर टीडी-सैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो 4 लेवल का प्रोटेक्शन अवेलेबल है इस बिल के माध्यम से। तो आप देखिए, मोदी जी के काम करने के तरीके में जो फाउंडेशन डालते हैं ना, वही इनॉग्रेशन करते हैं। तो काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और देखिए, मैं आज ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से
कि विपक्ष को 140 करोड़ देशवासियों के अधिकार के बारे में कोई भी परवाह नहीं है। आज अगर उनको 140 करोड़ देशवासियों के अधिकार की कहीं पर भी कांग्रेस को, कहीं पर भी यूपीए के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कुछ चिंता होती तो आज हाउस में रहते, वो डिबेट करते, डिस्कशन करते, लेकिन नहीं, उन्होंने वहां से भाग जाना उचित समझा। हालांकि विपक्ष की तरफ से मांग ये भी की जा रही थी कि इस बिल को, चूंकि संवेदनशील बिल है, तो इसको आप संसदीय समिति के पास भेजें। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इसको देख चुकी है। पिछले कम से कम मेरी जानकारी में 6 वर्ष के ऊपर इसमें ज़बरदस्त डिबेट हुआ है। हमने जब इसमें कंसल्टेशन किया ड्राफ्ट के ऊपर 48 ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डिस्कशन किया, 38 मिनिस्ट्रीज के साथ डिस्कशन किया, 23,666 23,666 सजेशंस आए। तो देखो, देशवासियों को अधिकार देना है या जिंदगी भर केवल डिस्कशन ही डिस्कशन करते रहना है? देशवासियों को अधिकार देना हमारी प्राथमिकता है। इस बिल में जब बिल तैयार हो रहा था तो एक मुद्दा बार बार उठ रहा था कि डेटा को भारत में स्टोर करना जरूरी किया जाएगा, विदेशों में डेटा ट्रांसफर पर पाबंदी लगेगी। लेकिन इस बिल में हमें लगता है कि संतुलित रवैया अपनाया गया, या फिर कहें कि थोड़ा सा नरम रवैया अपनाया गया कि विदेशों में डेटा ट्रांसफर पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन नहीं रहेगा, उसमें कुछ नरमी की गई है। क्या है वो खास प्रावधान और उसको कैसे लागू करेंगे, उसके मापदंड क्या होंगे? आप इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझिए। मान लो कोई बच्चा कहीं पे एजुकेशन लेने के लिए विदेश गया है जी, उसका जितना भी पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस है, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। कोई व्यक्ति ट्रैवल करने के लिए बाहर गया है, उसका कंप्लीट जो बुकिंग, टिकट बुकिंग से लेके, होटल बुकिंग से लेके, पेमेंट से लेके, राइट, आज जितना भी फॉरेन ट्रेड है, चाहे इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, उसमें पर्सनल डेटा एक्सचेंज होता है, नहीं होता है। देखो, डिजिटल की दुनिया बाउंड्रीज से डिफाइन नहीं होती है। डिजिटल की दुनिया एक अलग यूनिवर्स है, एक अलग उसका पैराडाइम है। उस पैराडाइम के हिसाब से कानून बनना चाहिए। फिर हर सेक्टर की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट है। आज जैसे आरबीआई का रेगुलेशन है कि पेमेंट का डेटा लोकलाइज होगा, तो कानून इस तरह से बनाया गया है कि हर एक सेक्टर की जो अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को इस हॉरिजॉन्टल कानून के ऊपर इंडिविजुअल सेक्टर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। इसीलिए बहुत ही रोबस्ट, सोच समझ के कानून बनाए। तो इसमें मैं ये मानूं कि जो डेटा है वो कंट्री के हिसाब से तय तो होगा ही होगा, जो ब्लैक लिस्ट बनाने की बात चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर डेटा के हिसाब से भी उसमें फिल्टर किया जाएगा। फाइनेंशियल डेटा है, जो लोगों के काफी सेंसिटिव डेटा है, वो किसी भी सूरत में बाहर नहीं जाएंगे, जैसा कि आपने एग्जाम्पल दिया बैंकिंग सेक्टर को लेकर के। क्या ये मानूं? रेगुलेशंस हमेशा नुएंस्ड होते हैं, रेगुलेशंस के ग्रेड्स होते हैं। रेगुलेशन इस तरह से बनता है जिससे कि प्रैक्टिकल उस पर्टिकुलर सेक्टर की जरूरतों को एड्रेस कर सके, उस हिसाब से रेगुलेशन बनेगा। हाँ, इसमें एक कहा यह जा रहा है कि जो आपने प्रावधान किया है, इसमें एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर समय दें तो, कि आपने पहले जो ड्राफ्ट में नॉन सेंसिटिव और सेंसिटिव पर्सनल डेटा के बीच में डिफरेंस था, उसको खत्म कर दिया आपने, और यहां तक भी एनसीपीआरआई ने कहा कि आरटीआई एक्ट में भी आपने काफी ज्यादा इसमें छेड़छाड़ की है। देखो भाई, सेंसिटिव, क्रिटिकल, जितना भी पर्सनल डेटा है उस सब की वैल्यू है। उसको आप अलग अलग कैटेगरी में नहीं डाल सकते। अलग अलग कैटेगरी में कैसे आप डाल के कहोगे कि भाई ये डेटा ज़रूरी था, ये पर्सनल डेटा शेयर हो गया तो चलेगा? ऐसे नहीं हो सकता। दूसरा, आरटीआई में केवल लेजिस्लेटिव करेक्शन हुआ है। जिस दिन पुट्टा स्वामी जजमेंट आया उसी दिन ऑटोमेटिकली राइट टू प्राइवेसी लागू हो चुकी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रोनाउंस होते ही राइट टू प्राइवेसी तो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट बन चुका है। मैंने पार्लियामेंट में भी डिबेट में कहा है, आप देखिए उस डिबेट को, बहुत स्पष्ट तरीके से एग्जांपल दिया है। मान लो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में कहा जाता है कि डेटा 1, 2, 3, डेट ऑफ बर्थ हो गई, आपका एड्रेस हो गया, आपके एसेट्स का स्टेटमेंट हो गया, कई सारी चीजें, उनको पब्लिक किया जाना चाहिए तो पब्लिक किया जाएगा। आरटीआई एक्ट के साथ जो कॉन्ट्रडिक्शन था राइट टू प्राइवेसी का,
उस करेक्शन को किया। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपके पास समय काफी कम है सर, आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल से हटकर होगा थोड़ा सा, कि जिस तरीके से लैपटॉप टैब जैसी चीजों के इंपोर्ट पर तुरंत रिस्ट्रिक्शन लगाया गया, फिर अचानक से टाइम दिया गया, तो आपको लगता है कि जल्दीबाजी में लिया गया फैसला था, अब सरकार इस पर सोच समझ के फैसला लेगी? देखो, बहुत लंबे टाइम से जितने भी आईटी हार्डवेयर के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ बहुत डिटेल्ड डिस्कशन हुए, कम से कम 8-9 महीने तो डिस्कशंस डिटेल्ड हुए। उससे पहले भी प्रिलिमिनरी डिस्कशंस हुए थे। पीएलआई में ऑलरेडी 44 कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। ऑलरेडी सर्वर्स की मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में स्टार्ट हो गई है, और जिन्होंने स्टार्ट नहीं किए वो लोग भी रेडी है। ऐसा नहीं है कि कोई जल्दबाजी में फैसले की बात नहीं थी। इसमें जो इंडस्ट्री के साथ बातचीत के साथ तय हुआ है वही किया जा रहा है, और कोई डिस्ट्रप्शन होने की बात नहीं है। एक क्लियर ट्रांजिशन पीरियड पहले से भी प्रस्तावित था, और अब एकदम क्लियरली उसको नोटिफिकेशन में ले आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। लगभग 100 पॉइंट की कमजोरी इसमें बनी हुई है और काफी उतार चढ़ाव, और बैंक निफ्टी 350 पॉइंट। तो इसमें जरा वीरू की एक राय ली जाए, वीरू को पेश किया जाए स्क्रीन के सामने। क्या लग रहा है वीरू निफ्टी में? वीरू हाजिर है। पहले तो बात नीरज जी है, नमस्कार। नीरज जी, मैं अभी भी डेटा यही कह रहा है कि 44,500 पे अच्छे पुट राइटर्स हैं और 19,500 पुट राइटर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मेरा थोड़ा सा कन्विक्शन हिला हुआ है। मतलब मैं डेटा के मुताबिक, लेकिन इंट्यूशन के मुताबिक बोल रहा हूँ, थोड़ा सा क्लोजिंग मेरे को खराब लगती है नीरज जी। इंट्यूशन, ओनली इंट्यूशन। डेटा कुछ देर में अनुज बताएंगे, हम रीड करेंगे, लेकिन इंट्यूशन थोड़ा सा खराब लग रहा है नीरज जी। कोई खास वजह है इसकी? माफी चाहूंगा मेरे शब्दों के लिए। नहीं, कोई खास वजह? नीरज जी, मुझे ना चार्टिकली निफ्टी इस वक्त खराब लग रहा है, चार्टिकली। और जिस प्रकार से क्रूड अप 88 की ट्रेजेक्ट्री में आप एशियन पेंट पिडिलाइट धीरे धीरे, मेरे ख्याल से नीरज जी, ये जो डर है ना, थोड़ा सा जो इसका प्रकोप है वो आपको पूरे बाजार पे नजर आएगा। ये मेरा मानना है, नॉट एग्जैक्टली डेटा, ये मानना सही है, क्योंकि आरबीआई का भी यही मानना था। उन्होंने अपना टारगेट बढ़ा दिया इन्फ्लेशन का, तो ये एक डर तो है ही है क्रूड वाला। और करेंसी का भी देखिए, आपकी करेंसी भी लगभग 83 के आसपास पहुंच रही है, 18 पैसे कम है खाली, और मार्केट भी 107 पॉइंट नीचे, भारी उतार चढ़ाव चल रहा है। लेकिन मेरी गट फीलिंग कहती है कि डे हाई पे बंद होगा निफ्टी आज। लेट्स सी। मेरे पास भी कोई डेटा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है, मैं कहता हूँ आप सही हो। मैं भी चाहता हूँ कि मैं सही हूँ, लेकिन मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ऐसी मेरी सदिच्छा है कि आज भी मार्केट डे हाई बंद होगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं अगले 1.5 घंटे में क्या होता है। वीरू और अनुज आपके लिए